नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे डेट फंड्स की और उसमें रिस्क मैनेजमेंट की। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेट फंड में क्या रिस्क होते हैं, कितने तरीके के रिस्क होते हैं और सेबी ने डेट में रिस्क को समझने के लिए, एसेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए फंड हाउसेस को कहा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं और हम इस पूरी चर्चा से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक सही डेट फंड उसके रिस्क के पैमानों पर कैसे चुना जा सकता है। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और संदीप बागला, सीईओ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। कीर्तन और संदीप जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। संदीप जी, सबसे पहले समझना ज़रूरी है, डेट फंड्स को आम तौर पर कहा जाता है कि बहुत ही सुरक्षित निवेश के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, लेकिन शायद ये पूरी तरह सही नहीं है। डेट में भी अगर हम रिस्क को समझें तो कितने रिस्की होते हैं डेट फंड्स? Hi Swati, thanks for calling me, thanks for having me on the show. देखिए, अगर हम तुलना की बात करें कि लिक्विड फंड्स और डेट फंड्स कंपैरेटिवली इक्विटी फंड्स के मामले के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ है, क्योंकि इक्विटी फंड्स जहाँ पे किसी साल में बहुत धुआंधार रिटर्न दे सकते हैं और किसी टाइम पे नेगेटिव रिटर्न्स भी आ सकते हैं। हमने देखा है पास्ट में कि +50% और -50% भी रिटर्न्स आए हैं इक्विटी में। उसकी तुलना में डेट फंड्स काफ़ी हद तक काफ़ी सेफ हैं। आज डेट फंड्स में आपको करीब 7% के आसपास लगभग ब्याज मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। और जो सबसे बड़ा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड्स की दरें नीचे आ जाती है, बॉन्ड्स के प्राइस कम हो जाते हैं और वो आपके रिटर्न को कम कर देते हैं। तो अगर 1 साल तक इन्वेस्टर बने रहता है तो उसको करीब-करीब 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो। तो इंटरेस्ट रेट्स को 100 बेसिस पॉइंट्स या 200 बेसिस पॉइंट ऊपर जाना होगा कि उसमें इतना कैपिटल लॉस आए 60% का बॉन्ड्स में, कि जो 7% का रिटर्न मिल रहा है वो पूरा ज़ीरो हो जाए। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर 1 साल के होल्डिंग पीरियड में रिटर्न्स ज़ीरो होना बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती है, वो उसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। क्रेडिट रिस्क वो होता है कि कोई कंपनी डाउनग्रेड हो जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो ये टिपिकली देखा गया है कि रिस्क जो लोअर रेटेड कंपनीज़ हैं या जिन कंपनीज़ में हो सकता है कि फ्रॉड हो जाए, तो उन कंपनीज़ में ज़्यादा होता है। अगर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स या ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में निवेश करती है एक फंड और उसकी भी रेटिंग अगर ट्रिपल ए है, तो उसमें क्रेडिट रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। और एक होता है लिक्विडिटी रिस्क, कि जो आप बॉन्ड आपने होल्ड किया है, टाइम पे आप बेच नहीं पाए और उसका सही मूल्य आपको नहीं मिले, तो इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है। और उसके लिए भी अगर मार्केट ऐसा होता है कि उसमें बॉन्ड की लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो म्यूचुअल फंड्स 20% तक बोरो कर सकते हैं बैंक से और आपको आपका पैसा वापस दे सकते हैं। तो जहाँ की रिस्क्स हैं, लेकिन रिस्क्स इतने भी नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़े इन्वेस्टर्स को। और इसीलिए कहा जाता है कि बॉन्ड मार्केट फंड्स जो हैं, बॉन्ड फंड्स हैं, फिक्स इनकम फंड्स हैं, वो इक्विटी मार्केट फंड्स की तुलना में काफ़ी हद तक लेस रिस्की है, लेस वॉलेटाइल। ओके, तो संदीप जी ने अपने तर्क में समझाया कि डेट में कितना रिस्क है, इक्विटी के मुकाबले डेट में जो रिस्क का पैमाना हम कहें या रिस्कोमीटर वो कहाँ पर स्टैंड करता है। कीर्तन, आपसे हम समझना चाहेंगे कि डेट फंड की जो कैटेगराइजेशन है और जिस तरीके से उनको अलग अलग कैटेगरीज में और रिस्क बेसिस पे बांटा गया है, वो एक निवेशक कैसे समझे? स्वाति जी, सबसे पहले तो ये समझना है कि सेबी ने 2018 में डेट फंड्स को 16 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इन 16 अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के 3 ब्रॉडर पैरामीटर्स थे। तीनों जो रिस्क संदीप जी ने अब कहे, उन्हीं के बेसिस पे इन कैटेगराइजेशन को किया गया था।
तो सबसे पहले तो एवरेज मैच्योरिटी के बेसिस पे फंड्स को कैटेगराइज किया गया था। एवरेज मैच्योरिटी का मतलब है, मान लीजिए जैसे ओवरनाइट फंड में एवरेज मैच्योरिटी सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से 1 दिन है। इसका मतलब है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा बनाएँ कि वो 1 दिन में मैच्योर हो जाए। जैसे लिक्विड फंड में अप टू 91 डेज़ है, तो सेबी कहता है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा बनाएँ कि वो 91 डेज़ में मैच्योर हो जाए। तो सबसे पहले तो एवरेज मैच्योरिटी के बेसिस पे फंड्स को कैटेगराइज किया गया था, जिसमें आते हैं ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स। दूसरा, जैसे सर ने कहा था इंटरेस्ट रेट रिस्क, उसके बेसिस पे किया गया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को टेक्निकल लैंग्वेज में मैक ड्यूरेशन या मैकुलेस ड्यूरेशन कहते हैं। तो मैक ड्यूरेशन के बेसिस पे फंड्स को कैटेगराइज किया गया था। जैसे आप देख लीजिए अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये सब फंड्स को मैक ड्यूरेशन के बेसिस पे किया गया था। एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए अगर सेबी कहता है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आपका मैक ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप एक बॉन्ड के पोर्टफोलियो में पैसा लगाते हैं, तो वहां से आपको कूपन के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा पैसा आता है और बॉन्ड की मैच्योरिटी के द्वारा पैसा आता है। तो 3 से 6 महीने का मैक ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आपको जितना भी बॉन्ड के पोर्टफोलियो से कूपन मिले या मैच्योरिटी मिले, उससे आपका ब्रेक इवन, जितना आपने पैसा लगाया उतना पैसा आपको 3 से 6 महीने में वापस आ जाना चाहिए। तो अगर सेबी ये कहता है कि मैक ड्यूरेशन, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क संजीव जी ने भी समझाया, 3 से 6 महीने के बीच में होना चाहिए, उसका मतलब है आपका पोर्टफोलियो 3 से 6 महीने ऐसे बनाइए कि 3 से 6 महीने में ब्रेक इवन हो जाए। और तीसरा कैटेगराइजेशन तीसरे रिस्क के बेसिस पे किया गया है, क्रेडिट रिस्क। तो अगर आप देखें फंड जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, उसमें ये कहा गया है कि आपको 80% पैसा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड में लगाना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क फंड में ये कहा गया है कि आपको 65% पैसा ट्रिपल ए के नीचे यानी डबल ए वैसे फंड्स में लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों के बेसिस पे पूरी 16 कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। और अगर ये 3 चीजें आप अच्छे से समझ लें, तो आपको इन बॉन्ड्स से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो भी काफी क्लियरली समझ आ सकती है। बिल्कुल। तो रिस्क को समझ के उसमें निवेश करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और संदीप जी, जैसा आप शुरुआत में बता रहे थे कि एक फिक्स्ड इनकम में या डेट फंड में कितने तरीके के रिस्क होते हैं, आपने खासा जो फोकस किया वो इंटरेस्ट रेट रिस्क पर किया, क्रेडिट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया। सर, अभी क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स की अगर हम बात करें, पिछले काफ़ी समय से जैसे तमाम जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे इंटरेस्ट रेट का एक अपवर्ड मूवमेंट पिछले समय से, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि लंबी अवधि के आप फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें पैसे लॉक मत कीजिए, क्योंकि जो अभी इंटरेस्ट रेट्स है वो तो बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ने का अनुमान है। लेकिन अभी हम ये मान सकते हैं कि पीक आउट हो गया है, तो अभी अब स्टांस क्या रहना चाहिए? देखिए, आप सही कह रही हैं। क्या हुआ था कि कोविड के टाइम पे जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी इंडिया में और बाहर के देशों में भी, तो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिए थे और उसके कारण इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आ गई थी, पोर्टफोलियो यील्ड्स भी काफ़ी कम हो गई थी। और अब जैसे-जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज़ हुई हैं, हमने देखा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर गया है। गवर्नमेंट्स ने फिस्कल सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी खर्चा किया था और उसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा तेज़ हो गया है, यूएस में भी और इंडिया में भी। एंड उसके कारण यूएस ने करीब 500 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ा दिए हैं, इंडिया ने भी 250 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ा दिए हैं। तो इसके कारण अब क्या लगता है लोगों को कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा-सा कंट्रोल में आ गया है। और ऑल्दो ऐसा देखा गया है कि अभी भी आरबीआई के कम्फर्ट लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट ये उम्मीद है कि 8-9 महीने में इंटरेस्ट रेट थोड़े नीचे आ जाएँगे, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। और अभी जो इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़े हुए हैं, इन लेवल्स पे लोगों को म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए और करीब 7 सवा 7% तो आपको पोर्टफोलियो यील्ड मिल जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे आए, तो हो सकता है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें कैपिटल गेन्स भी अर्जित हो और उसके कारण रिटर्न भी बढ़ के आपका 8-9% के आसपास भी आ सकता है। तो वैसे तो देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं और यहाँ से और ऊपर जाने की उम्मीद अभी तुरंत तो नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा वॉर सिचुएशन भी बढ़ा हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन हो रखी है और जो फिस्कल स्पेंडिंग की है कंट्रीज लाइक यूएसए ने, इसके कारण वहाँ का इन्फ्लेशन
अभी काबू में नहीं है और शायद थोड़े दिनों बाद काबू में आ जाए। बट इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे कि नहीं ये बोलना डिफिकल्ट है और कब होंगे बोलना डिफिकल्ट है। तो अभी जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और पहले की तुलना से काफ़ी हाई है, तो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को लॉक करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 5% भी रहा और आपने 7.5% पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको 250 बेसिस पॉइंट रियल इंटरेस्ट रेट पे आप लॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें आपको लॉस होने की काफ़ी कम संभावना है। आप इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छी मात्रा से आप बीट कर पाएँगे, ये हमारा मानना है। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फिक्स्ड इनकम यानी डेट फंड में, ये संदीप जी बता रहे हैं। मैं अब कीर्तन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम डेट फंड में रिस्क के मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सेबी ने एक सर्कुलर 2021 में निकाला था जिसमें तमाम जो डेट म्यूचुअल फंड्स थे उनको उनके रिस्क के आधार पर क्लासिफाई करने की बात कही गई थी। समझना ज़रूरी है ये जो रिस्क मैकेनिज्म है ये क्या है और किस तरीके से इससे एक डेट फंड में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्वाति जी, 2021 में जैसे आपने कहा पीआरसी मैट्रिक्स करके सेबी ने एक रिस्क मैनेजमेंट टूल को यूज करना स्टार्ट करने की सलाह दी थी एम्फी और फंड हाउसेस को। अब देखिए, अगर आप सेबी का कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े, सेबी रिस्क के मामले में डेट से रिलेटेड दो चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है और दूसरा आपका रिस्क है जो है क्रेडिट रिस्क। अब जो फ्रैंकलिन में हुआ या आपने जो डीएचएफएल या आईएलएनएफएस और ये सब बॉन्ड्स को ट्रिपल ए होने के बावजूद डिफॉल्ट होते देखा, तो सेबी का ये मानना था कि ऐसा एक रिस्कोमीटर जैसा और एक चीज अगर इंडिकेशन दे दे इन्वेस्टर्स को कि इस फंड में कितना रिस्क है, कितना क्रेडिट रिस्क है या कितना इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी और आसानी हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस मैट्रिक्स को निकाला। देखिए, मैट्रिक्स में तकरीबन 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, पर सबसे बेसिक चीज इसमें समझने की ये है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को उन्होंने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ऐसे क्लासिफाई किया था। तो जहां पर भी क्लास 1 लिखे, इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है। क्लास 2 का मतलब है इंटरेस्ट रेट रिस्क मॉडरेट है और क्लास 3 का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जैसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में देखेंगे क्लास 3 एप्लीकेबल होगा और आप देखिए लिक्विड फंड्स में क्लास 1 एप्लीकेबल होगा। वैसे ही क्रेडिट रिस्क फंड में जहां पर भी क्लास ए लिखा जाता है वो कम क्रेडिट रिस्क है, क्लास बी लिखा जाता है वहां पर ज्यादा क्रेडिट रिस्क है और क्लास सी लिखा जाता है वहां पर सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क है। तो देखिए, सबसे कम रिस्क वाले हैं क्लास 1 और क्लास ए, सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं क्लास 3 और क्लास सी। तो अभी इस फ्रेमवर्क को अगर मैं 2 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊं तो थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होगी। मान लीजिए किसी भी एक फंड में अगर आपको दिखता है कि क्लासिफिकेशन पीसीआर मैट्रिक्स का दिया जाता है A1 या ए रोमन नंबर 1, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम है और क्रेडिट रिस्क भी कम है। पर अगर उसी जगह पे अगर A3 लिखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा है, क्रेडिट रिस्क सबसे कम है। पर अगर दूसरा एक एग्जांपल ले ले, अगर यहां पर C2 लिखा जाता है तो C2 का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका मॉडरेट है और आपका क्रेडिट रिस्क भी मॉडरेट है। तो समझने की बात यह है कि ABC, A सबसे कम रिस्क है, C सबसे ज्यादा रिस्क है, 1 2 3, 1 सबसे कम रिस्क है और 3 सबसे ज्यादा रिस्क है। तो आपको जहां पर भी C3 दिखे रिस्क सबसे ज्यादा है, A1 दिखे सबसे कम रिस्क है। तो सेबी की कोशिश यही थी कि अगर इसे ऐसे नंबरिंग कर दिया जाए तो शायद रिटेल इन्वेस्टर को कौन से फंड में क्रेडिट रिस्क कितना है और इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। मैं कमेंट संदीप जी आपसे इस पर लेना चाहती हूं, क्योंकि यूजुअली जब हम डेट में रिस्क मैनेजमेंट की बात करते रहते थे
अंटिल ये जो फ्रैंकलिन का एपिसोड हुआ जिसमें हमने देखा हाई रेटेड पेपर्स भी डिफॉल्ट हुए, निवेशकों का भरोसा डगमगाया। एएमसीज के लिए कितना ये चैलेंजिंग टाइम रहा है ये सुनिश्चित करना कि वो एक अच्छे हाई क्वालिटी फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट है या सिक्योरिटी है उसमें निवेश करे, और एट द सेम टाइम जो निवेशक है उनको भी एक अच्छा डेट फंड मिले जिसमें एक डिफॉल्ट का खतरा ना हो। तो एएमसीज के लिए सर कितना चेंज हुआ है ये? देखिए, एएमसीज मोस्टली अपना काम ठीक से ही कर रही हैं। वो लोग कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट से भी मिलते हैं, और जो कोलैटरल है उसकी क्वालिटी की भी जांच की जाती है। पीरियोडिकली हम फाइनेंशियल अपडेट्स देखते हैं, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं। लेकिन कई बार क्या है, जो फ्रॉड रिस्क है वो उसे रेटिंग एजेंसीज भी उसमें मार खा जाती हैं, और जो फंड मैनेजर्स है कई बार उनको भी छलावा हो जाता है। ऐसी इसके लिए जैसे कि हमने क्या किया, मैं आपको बता सकता हूँ। हमने क्रिसिल के साथ टाई अप किया है, और जो हमारा यूनिवर्स है वो क्रिसिल हमें देता है, और हमने कुछ रूल्स लगाए हैं उसको कि अगर कोई कंपनी है जिसकी रेटिंग लेट्स से ट्रिपल ए है, जैसे भी डीएचएफएल का बात उठी थी, तो आपको याद होगा कि बाकी ट्रिपल ए कंपनी जब 7.5% पे ट्रेड कर रही थी, डीएचएफएल की बॉन्ड 9.5-10% पे ट्रेड कर रही थी। तो लोगों ने ट्रिपल ए समझ के 9.5-10% पे ट्रेड किया, लेकिन मार्केट का मानना था कि ये ट्रिपल ए नहीं है। अगर मार्केट मानता कि ये ट्रिपल ए कंपनीज है, तो उसका जो यील्ड था वो भी 7.5% होता या 8% होता। तो हमने एक और फिल्टर लगाया है कि कोई भी कंपनी जो भी रेटिंग हो उसकी, और वो उसका स्प्रेड अगर बहुत ज्यादा होगा, तो हम उसको इलिक्विड मान के अपने पोर्टफोलियोज में नहीं लेंगे। तो इससे एक और परत मिल जाती है प्रोटेक्शन की इन्वेस्टर्स को। तो आई एम श्योर बाकी एएमसीज भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमने थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से इसको अप्रोच किया है, और क्रिसिल के साथ मिलकर हमने एक पद्धति अपनाई है कि अगर कंपनी की रेटिंग अच्छी है लेकिन उसका रेट बहुत हाई है, इसका मतलब मार्केट को ट्रस्ट नहीं है उस रेटिंग पे, तो हम उसको भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेते। तो ये ऐसे काफी सारे मेजर्स म्यूचुअल फंड्स ने लिए हैं टू एंश्योर कि जो लास्ट दिक्कत आई थी म्यूचुअल फंड्स को, वो अभी अवॉइड कर सके। बिल्कुल। एक छोटा कमेंट कीर्तन आपसे, क्योंकि जैसे संदीप जी भी कह रहे हैं कि एएमसीज का अपना भी एक मैकेनिज्म है इंश्योर करने के लिए, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी डेट फंड की, जैसे क्रिसिल के साथ टाई अप करना, ये एक बहुत बड़ा कदम है, उसमें शामिल है। पर ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें डेट में रिस्क मैनेजमेंट को पहचानने का एक पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया, निवेशकों के लिए कीर्तन ये समझना क्या वाकई आसान है? क्या ये इतना इजीली अवेलेबल है समझना कि कौन सा A1 कैटेगरी में आता है फंड, या A2 कैटेगरी में आता है, या A3 कैटेगरी में आता है? कैसे पहचाना जाए कम रिस्क या कम जोखिम या हाई क्वालिटी एक डेट फंड? स्वाति जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सेबी के एंगल से सेबी जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिस्क कितना है ये फंड में हमें और आपको बता पाए। ये चीजें काफी आसानी से लिटरेचर पे या डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल है फंड हाउसेस की। पर देखिए ये अज्यूम करना कि निवेशक को शायद A1 का मतलब क्या है या C3 का मतलब क्या है ये पता हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी कि क्लास ABC क्या है, क्लास 1 2 3 क्या है, आपको समझना पड़ेगा क्रेडिट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और कौन से समय पे आपको कौन सा पैसा कहाँ पर लगाना है। ये थोड़ा सा एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये क्लासिफिकेशन के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है गेज कर पाना कि वो प्रोबेबली C3 में पैसा लगाना चाहता है या B2 में पैसा लगाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन को फंड के एवरेज मैच्योरिटी के साथ मैप कर लीजिए। यानी अगर मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में 3 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आप 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, राइट? वैसे ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल है, तो ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढिए जिसमें एवरेज मैच्योरिटी फंड की 2 साल हो और उसमें
पेपर्स ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड मैक्सिमम उसके आजू बाजू हो। अगर सिर्फ आप इतनी चीज भी कर लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो रिस्क बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी हद तक संभल जाएगी। बिल्कुल। एक ब्रेक का वक्त भी यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के बाद डेट का सही एसेट एलोकेशन, इसको भी हम समझेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से बने रहिए हमारे साथ। डेट फंड्स पर खास चर्चा कर रहे हैं हम आज। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला हमारे साथ है। क्रेडेंस वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह से हमारी चर्चा जारी है। संदीप जी, अभी इस टाइम पर जितनी भी स्थिति है या परिस्थिति हमारे इर्द गिर्द है, विद इन डेट कैटेगरी या डेट फंड के इस यूनिवर्स से कौन से कैटेगरीज, मोस्टली ब्रॉडली कैटेगरीज आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है, अगर हम निवेश के परिप्रेक्ष्य में समझें? स्वाति जी, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि हो सकता है कि अभी इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गए हों। वैसे देखिए 100% श्योरिटी के साथ तो कोई कह नहीं सकता, बट ये बात तो पक्की है कि हमें 7.50 7.75 की पोर्टफोलियो यील्ड्स मिल रही हैं। और इसके तहत हम ये सोच सकते हैं कि आज एक आम आदमी को अगर लगता है कि आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जिसकी औसतन मैच्योरिटी करीब 3 साढ़े 3 साल के आसपास देखी गई है मार्केट में, और उसकी पोर्टफोलियो यील्ड 7.5 से पौने 8 के बीच में है। आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कम है उसमें, और कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स भी अभी नॉर्मलाइज हो गए हैं। पहले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हमको 10 बेसिस पॉइंट स्प्रेड पे मिल रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो बढ़ के भी 50-60 बेसिस पॉइंट हो गए हैं। तो हमें लग रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक आइडियल फंड है, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी थोड़ा कम है, और इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न है आपका पोर्टफोलियो यील्ड, वो भी काफी हद तक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलने की उसमें उम्मीद है। और कुछ पैसा मेरे ख्याल से आपको लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में भी लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये पूरा पैसा 2-3 साल के लिए आपके पास ना हो और आपको कुछ बीच में कोई जरूरत पड़े, तो उसमें आप उस पैसे को आराम से निकाल सकते हैं। उस पर कोई इम्पैक्ट कॉस्ट भी नहीं आएगा, और आपको एक अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा उस टाइम पे। तो कुछ पैसा लिक्विड फंड्स में, कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स में, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, और हो सके तो थोड़ा पैसा गिल्ट फंड में भी डालना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और शॉर्ट टर्म फंड्स अभी आइडियल हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए फिक्स्ड इनकम। तो डेट में कुछ कैटेगरीज जो संदीप जी को लगता है कि निवेश, जहां पर निवेश करने का सही वक्त है अभी, और एलोकेशन के लिहाज से कीर्तन, आपकी नज़र में निवेशकों को डेट में अभी किस तरीके का एलोकेशन करना चाहिए, या पोर्टफोलियो में डेट के एलोकेशन का सही तरीका क्या हो अभी, कीर्तन? स्वाति जी, जैसे संदीप जी ने कहा कि करंटली इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को ध्यान में रख के कहाँ पैसा लगाना चाहिए, उस चीज पे चर्चा वो कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा एक दूसरा पहलू शायद डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, डेट फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स लार्जली मार्केट को टाइम नहीं कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता है कि जब कब इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो जाएगी और क्यों क्रेडिट रिस्क में पैसा लगाना चाहिए, या कब टॉप आउट हो जाएगी, क्यों लॉन्ग ड्यूरेशन में लगाना चाहिए। तो उन्हें एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए मेरे हिसाब से फिक्स्ड इनकम में। तो मान लीजिए अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं जो 20% इक्विटी और 80% फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाहता हूं, तो उस 80% को मैं 3 बकेट्स में डिवाइड कर दूं। सबसे पहले लिक्विडिटी, जहां पर मैं 10% पैसा रख सकता हूं, मान लीजिए ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड। 70% पैसा कोर पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं शायद लो ड्यूरेशन या मनी मार्केट फंड्स जैसे फंड्स में निवेश करना चाहूंगा। और 20% पैसा टैक्टिकल एलोकेशन, जहां मैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में पैसा लगाऊं। तो अगर मैं इस तरीके से 3 बकेट्स में अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मुझे लिक्विडिटी का भी कोई प्रेशर नहीं होगा, और वॉलेटिलिटी भी मुझे उतनी इम्पैक्ट नहीं करेगी, और थोड़ा सा एक टैक्टिकल एलोकेशन की वजह से मैं शायद इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स कमा पाऊं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल निवेशक शायद मार्केट डायनामिक्स या मैक्रोस को देखकर फिक्स्ड इनकम में पोजीशनिंग ना बना पाए, तो उनके लिए लिक्विडिटी, कोर और टैक्टिकल पोर्टफोलियो, इन 3 हिस्सों में अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को डिवाइड करके जितने लंबे समय तक पैसा निवेश करे रख सके उतना करना चाहिए। यही उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से।
तो डेट में निवेश के कई पहलू आज हमने समझे। डेट में रिस्क को कैसे समझें, कैसे डेट में रिस्क असेसमेंट का तरीका अपनाया गया है और सही एसेट एलोकेशन क्या हो पोर्टफोलियो में डेट का, ये समझाने के लिए संदीप जी और कीर्तन, आप दोनों का बहुत हम धन्यवाद करेंगे हमारे साथ मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।